नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने कल कंप्लीट किया 5 क्वेश्चन तक एथिक्स में यूपीपीसीएस के लिए जो हम पढ़ रहे हैं 4th पेपर के लिए, तो उसी 4th पेपर को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से तो लेट्स सी। एथिक्स हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ये 2000 जैसा कि आप सबको पता है कि 2018 का हम एथिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और उसके लिए क्या मॉडल आंसर होने चाहिए, उसमें आप क्या लिख सकते हैं और अपने से भी यदि कुछ पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं तो वो आपके लिए वेलकम रहेगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 6 एंड व्हाट इज दिस, लेट्स सी दैट इज व्हाट सेज। क्वेश्चन सेज लोक सेवा की पहचान समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता, ये अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, सहिष्णुता एवं करुणा पर आधारित होते हैं जो भी लोक सेवक होते हैं। यदि आप एसपी, ठीक है, डीएसपी, ठीक है, अगर पीसीएस के थ्रू जाएंगे तो डीएसपी से ही, ठीक है, एसडीएम यहाँ से आपकी, ठीक है, बोल सकते हैं कि नियुक्ति होगी। तो कहीं ना कहीं आप एक लोक सेवक के रूप में चयनित होंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे है कि जो आप सोसाइटी में जाएंगे तो जो कमज़ोर वर्ग होते हैं ना, तो सेवा की पहचान, लोक सेवक की पहचान कैसे होती है? वो जो कमज़ोर वर्ग है समाज का, उसके प्रति वो सहिष्णु रहे और उस करुणामयी रहे, उसे पर सारा कुछ आधारित होता है। इस संदर्भ में आपको ये बताना है कि जो सहिष्णुता है एवं करुणा के जो मूल्य हैं वो क्या है, उनको एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है कि आप किस प्रकार से सोसाइटी में अपनी सर्विस को सर्व करेंगे फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो लेट्स सी, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो सहिष्णुता एवं करुणा है वो प्रशासनिक विकास के क्या है, मूल आधार ही उन्हें मेन स्ट्रक्चर बेस माने जाते हैं वो, और इन्हीं मूल्यों के बल से व्यक्ति में प्रतिबद्धता भी उत्पन्न होती है। सहिष्णुता जो होती विविधता मूलक होती है, या सहिष्णुता विविधता मूलक समाज की एक क्या है, प्रवृत्ति होती है जिसमें भिन्नताओं के प्रति न्यायपूर्ण, सम्मानपूर्ण एवं वस्तुनिष्ठ भावनाएं होती हैं समाज में। और तथा इसमें आप देखेंगे कि अपने से भिन्न को सहन करने का सामर्थ्य भी होता है। यदि आप एक ही सोसाइटी में आप देखेंगे कि उसमें डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट, ठीक है, जाति या, ठीक है, कास्ट के लोग रहते हैं, धर्म के भी लोग रहते हैं, तो वो एक दूसरे से सरोकार के रूप में आगे बढ़ते हैं मेल मिलाप के थ्रू। तो कहीं ना कहीं उसमें जो सहन करने की उनमें सामर्थ्य होती है, ये उनके विचारों से, उनके व्यवहार से बिल्ड होती है, रेदर देन की कहीं से थोपी जाती है। वहीं यदि करुणा की बात करें तो करुणा समानुभूति का व्यापक रूप है, जिसे हम बोल सकते हैं कि हम अपनी भावनाओं एवं परिस्थितियों को दूसरे की भावनाओं एवं परिस्थितियों से जोड़कर देखने लगते हैं। आप सोसाइटी में गए, किसी व्यक्ति को आपने देखा कि वो बहुत ही प्रॉब्लम में है किसी न किसी समस्या से, तो आप उसकी समस्या को अपनी समस्या मान के अपने जैसे फील करने लगते हैं कि वो समस्या उसके साथ न घट करके आपके साथ घटी हो, तो आप बहुत करुणामयी हो जाते हैं। तो उसकी पीड़ा को आप अपनी समझ करके समाधान करने का प्रयास करते हैं और तब कहीं ना कहीं जा कर के आप उसके, ठीक है, अच्छे से उसका निराकरण कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसमें इसके दो पक्ष भी होते हैं, कभी कभी उसके अच्छे परिणाम भी हो जाते हैं और गलत भी परिणाम हो जाते हैं, नकारात्मक भी प्रभाव होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके देखेंगे कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं और नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। यदि हम सकारात्मक भाव की बात करें तो सेवा भावना को इससे बढ़ावा मिलती है। विभिन्न वर्गों समूहों के मध्य प्रशासन के प्रति साख का निर्माण भी होता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, लोक सेवक, उनकी सेवा इस प्रकार से करते हैं, ऐसा लगता है कि समस्या समाज पे ना होके उन्हीं पे, लोक सेवक पर है। इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो समाज के लोग लोक सेवक से अपने आप को जोड़ के देखने लगते हैं।
जो योजनाओं का वितरण होता है न्याय संगत पूर्ण से होने लगता है, और इन मूल्यों से प्रशासन का मानवतावादी जो स्वरूप होता है वो सामने आता है कि हाँ अच्छे लोग होते हैं, ऐसा समाज में एक मैसेज आता है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी पक्ष हैं कि यदि आप भावना में बह करके कोई काम करते हैं तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो समग्रता के दृष्टिकोण को बाधित कर सकते हैं, इससे कि ईमानदार सही लेकिन वरीयता युक्त प्रशासन अन्य वर्गों के प्रति पक्षपाती हो सकता है, कि कुछ लोगों के प्रति वो ज़्यादा सद्भाव दिखाते हैं, कुछ लोगों के साथ पक्षपात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें आपने क्या किया, जो नियम कानून है उसे पीछे रख करके भावनाओं में बह करके आगे काम किया था, तो ये उसका परिणाम हो सकता है कि आप अपने समुदाय के लोगों के साथ, अपनी जाति धर्म के लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से पेश आने लगे। तो कहीं ना कहीं इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट ये है। दूसरा कि करुणा उच्चतर भावना है, यदि आप उस भावना में बह गए तो फिर आपने जो तार्किक है, विवेकतापूर्ण जो तार्किक या विवेकशील निर्णय होते हैं आप उससे सही से इस्तेमाल नहीं होते हैं करते हैं। तो ये आपका मतलब उस वहाँ पर आप कानून जो रूल है उससे आप इम्पोर्टेंस ना दे करके भावना को प्राथमिकता देते हैं, तो वहाँ पर अलग से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आप क्या पॉइंट डाल सकते हैं कि प्रशासन की परिस्थितियों में वस्तुवादी दृष्टिकोण अधिक प्रभावी होता है। आदर्श दृष्टिकोण का सार्वभौमिकरण संभव नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप वस्तुनिष्ठ होकर देखें किसी चीज़ को। लेकिन फिर भी वर्तमान सामाजिक विषमता की स्थिति में लोक सेवाओं में करुणा, सहिष्णुता एवं सहानुभूति जैसे मूल्यों की सर्वाधिक अपेक्षा की जाती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपके अंदर करुणा नहीं होनी चाहिए या सहिष्णुता या समानुभूति, ये सारे विचार होने चाहिए, लेकिन आपको निर्णय लेते समय भावनाओं में बह कर के कोई भी निर्णय नहीं लेने होंगे। इस चीज़ को विशेष से आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, ये आपका लास्ट पॉइंट जो आपका था ये निष्कर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे है कि अभिवृत्ति के प्रकारों की विवेचना हमें करना है, जो अभिवृत्ति होती है उसके बारे में। तो अभिवृत्ति चरित्र का वह पक्ष है जो किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति के संबंध में विशिष्ट प्रकार के रुझान से संबंधित होती है। वो क्या है, जैसे किसी की बारे में आप धारणा ऐसी व्यक्त कर लिए कि वो व्यक्ति अच्छा है, उसके बारे में आप हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो आप जिस प्रकार से उसके प्रति धारणा अपनी बना के रखेंगे वो सोसाइटी या उस व्यक्ति को आप उसी रूप में देखेंगे। भावनाएं, मानसिक शारीरिक क्रियाएं, ठीक है, तो इसी से क्या संबंधित होती है, आपकी अभिवृत्ति से संबंधित होती है। और यह सामाजिक संबंधों में व्यक्ति का अन्यों के साथ अंतःक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है, और व्यक्ति के चरित्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी देखने को मिलती है। यदि हम बात करें ज्ञानात्मक जो प्रकार होते हैं, तो व्यक्ति के विशिष्ट रुझान से संबंधित होने के कारण उसके धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक अभिवृत्तियों से संबंधित होती है, तथा इन अभिवृत्तियों के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में कई आयामों को जोड़ सकता है। जैसे हम बात करें कलात्मक आयाम, जैसे संगीत इत्यादि रुचि में बहुत से लोग लेते हैं। वैज्ञानिक आयाम में आप बात कर सकते हैं कि मनोवृत्ति से अपने ज्ञान का विकास करते हैं, और नैतिक अभिवृत्ति, ये सारी चीज़ें। और अभिवृत्ति की जो प्रकारात्मक उनकी भूमिका है कि ज्ञानात्मक प्रकार में, ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस हो सकती है, रोल होता है। उपयोगितावादी है, अहम की सुरक्षा संबंधी प्रकार करते हैं, और मूल्यों की अभिवृत्ति का प्रकार करते हैं। यदि उपयोगितावादी प्रकार की हम बात करें तो विशिष्ट रुझानों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में, वातावरण में, अन्य व्यक्तियों, समूहों एवं स्थितियों के साथ वार्तालाप में अपने लाभ को अधिकतम और नुकसान को कम करने में मदद भी करती है कहीं न कहीं। जैसे
यदि हम बात करें तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति का व्यक्ति बुद्धिजीवियों की मदद से सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो ठीक प्रकार कैसा है, उपयोगितावादी है। अहम की सुरक्षा संबंधी प्रकार क्या है? यह व्यक्ति के अहम मतलब स्वयं को सुरक्षित करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने अस्तित्व रूपी बांधों को विकसित एवं सुरक्षित करता है। जैसे हम बात करें सामाजिक परिवेश में, समूह निर्माण में, हितों की एकरूपता में इसका योगदान होता है। एक जैसी अभिवृत्ति वाले लोगों का समूह जल्द विकसित होता है और ये समूह समाज के अन्य समूहों से खुद को ठीक है खुद का बचाव करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आप देखते हैं ऐसे बहुत आपको सोसाइटी में एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगले पॉइंट की हम बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में अभिवृत्तियां अहम सुरक्षा का आधार भी बनती है। जैसे धार्मिक मनोवृत्ति विपरीत भौतिक परिस्थितियों में लड़ने का जज्बा देती है कि आप अपने आप को शांत रखने के जो तरीके हैं, पूजा करना, योग करना, तो धार्मिक मनोवृत्ति की ठीक है के हिस्से हैं होते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो मूल्यों की अभिव्यक्ति, ये क्या होती है? तो अभिवृत्ति की अभिव्यक्ति चरित्र के माध्यम से होती है कि आपका चरित्र कैसा है, उसकी धारणाएं, रुचियां, जीवन पद्धति, इससे कहीं ना कहीं आपके चरित्र के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपकी उजागर होती हैं। और इसी स्पष्टीकरण में मूल्यों का वह तंत्र जो व्यक्ति अपनी जीवन पद्धति हेतु अपनाता है वह भी स्पष्ट हो जाती है। वस्तुतः अभिवृत्ति की प्रकार्यात्मक भूमिका व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में विभिन्न रूप से स्पष्ट होती है, जिससे उसका सामाजिकरण सशक्त होता है। अगले की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, अंतर बताना है कि अभिवृत्ति एवं मूल्य क्या में डिफरेंसेस क्या हैं और अभिवृत्ति एवं मत में डिफरेंसेस क्या हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे अभिवृत्ति एवं मूल्य में। तो जो अभिवृत्ति होती है अभी हमने देखा वो क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में होती है वो। और मूल्य जो वो क्या होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक वो घटक के रूप में होते हैं। अभिवृत्ति यह विशिष्ट रुझान होता है, आप किसके बारे में कैसी धारणा रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं, कहीं ना कहीं ये मानसिक प्रक्रिया है। तो यह विशिष्ट रुझान है जो किसी व्यक्ति, वस्तु एवं विषय के संबंध में भावनात्मक लगा हुआ मिलगाव को प्रदर्शित करता है। जबकि मूल्यों में आत्मीयकरण की प्रधानता होती है। तो यदि हम अभिवृत्ति की बात करें तो यह सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के अहम को सुरक्षित रखती है, जबकि मूल्य अभिवृत्ति के निर्माण, मूल्यों का निश्चित प्रभाव पड़ता है, जबकि मूल्यों के विकास पर अभिवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभिवृत्ति यह आत्मनिष्ठ होती है और जबकि मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं। यदि हम अभिवृत्ति एवं मत में डिफरेंसेस की बात करें तो अभिवृत्ति एवं मत, जो प्लेटो थे ना, प्लेटो, आपने यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, फिलोसफी के स्टूडेंट होंगे तो आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो प्लेटो का मानना है कि जो मत है ना, मत ज्ञान का निम्नतम क्या है, रूप है उनके अनुसार, प्लेटो के अनुसार, कि किसी भी व्यक्ति का अपना विचार हो सकता है, मत हो सकता है, तो वो ज्ञान नहीं है, वो अपना एक आइडिया दे रहा है, विचार दे रहा है, मत दे रहा है, और इसका कोई वस्तुनिष्ठ आकार नहीं होता, ऐसा प्लेटो का मानना है। और ये कहते हैं कि ऐसी धारणाएं मात्र हैं, या ऐसी धारणाएं मात्र हैं जो संभावना रूप में विद्यमान होती हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने ऐसा बोला है। अर्थात बोल सकते हैं कि ये सार्थक, निरर्थक, सत, असत किसी भी रूप में हो सकते हैं मत, ऐसा प्लूटो बोलते हैं। और अपने संभाव्य स्वरूप और ज्ञान के निम्नतम रूप से संबंधित होने के बावजूद ये मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के दृढ़ सामाजिक साधन भी हैं और विश्वास मूलक भी होते हैं।
जिसमें सत्यता असत्यता महत्व नहीं रखते हैं। जीवन पद्धति से भी अपने को जोड़ता है। पूर्वाग्रह, परंपराएं, लोकाचार, आप ऐसी चीज़ों को देखते ही होंगे। ये क्या है, इसमें इस रूप में विद्यमान होते हैं जो मत होते हैं। कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, कुछ लोग परंपरा, ठीक है, कुछ लोग लोकाचार, और समाज एवं व्यक्ति के सापेक्ष होता है। अतः यह सापेक्षिक होने के कारण आत्मनिष्ठ ही होता है। चरित्र एवं अभिवृत्तियों के निर्माण में प्राथमिक भूमिका भी निभाता है। इसमें परिवर्तन संभव है। मत के कुछ रूप आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं, वहीं कुछ लक्ष्य इतने दृढ़ होते हैं कि उनमें परिवर्तन अभिवृत्ति परिवर्तन से ही संभव होती है। तो यदि हम दोनों को यदि मिक्स करें तो अभिवृत्ति एवं मत में मूल अंतर व्यक्ति एवं समाज के मुद्दे से जुड़ा ही होता है। अभिवृत्ति व्यक्तिगत चारित्रिक पहलू है, इसका भावनात्मक एवं क्रियात्मक स्वरूप भी होता है। वहीं मत क्या होता है, मात्र विश्वास मूलक होते हैं। मतों से अभिवृत्तियां जुड़ सकती हैं, कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन मत का स्वरूप लोक रूप होता है। वही अभिवृत्ति नितांत वैयक्तिक होती है। यहाँ तक कि एक ही मत के प्रति समाज में सकारात्मक नकारात्मक दोनों अभिवृत्तियां पाई जा सकती हैं। तो आपने कुछ बोला, उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं समाज में। तो कहीं ना कहीं मत क्या है, मत एक है, बट उसकी जो अभिवृत्ति है समाज में वो कई प्रकार की हो सकती है। उदाहरण के रूप में यदि बात किया जाए तो सती प्रथा रूपी मत के संबंध में राजा राम मोहन राय की नकारात्मक अभिवृत्ति, वहीं समाज के अधिकतम सदस्यों की सकारात्मक अभिवृत्ति के रूप में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इसे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये प्रभावी प्रशासन के लिए पूछा जा रहा है कि प्रभावी शासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण आवश्यक होता है। व्याख्या करना है हमें। तो कहीं ना कहीं यदि आप लोक सेवा के प्रति यदि आप अपने आप को समर्पित करते हैं तो तभी आप प्रभावी प्रशासन दे सकते हैं। इसी टर्म्स में आपको एक क्वेश्चन को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जो इफेक्टिवनेस है ना, ये आपको देखना पड़ेगा कि प्रभावी प्रशासन क्या है, जिसको आप ठीक है इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। तो प्रभावी प्रशासन का मतलब ये है, ये समकालीन विकास प्रशासन से संबंधित है। प्रभावी प्रशासन, इसमें दक्षता, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी, ये तीनों जो पहलू होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, जो इफेक्टिवनेस है उसका संबंध सेवा की तीव्र प्राप्ति, गुणवत्ता और सेवा तक लोगों की जो पहुंच है उससे संबंधित होती है इफेक्टिवनेस का। वहीं जबकि इफिशियंसी की बात करें, ठीक है, तो यह किसी सेवा का लोगों तक जो पहुंच है उससे संबंधित होने की प्रशासनिक क्षमता को दिखाता है कि आप लोगों के पास कितनी अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी सेवा को पहुंचा रहे हैं। और साथ ही आर्थिक उपयुक्तता का तात्पर्य सेवा के निष्पादन, उसकी प्रासंगिकता, ज़रूरत से संबंधित है या नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। यह आर्थिक, ठीक है, संसाधनों के तार्किक वितरण से भी संबंधित होता है। इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि प्रभावी प्रशासन का मुख्य संबंध सामाजिक उत्पादों से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक वंचना को दूर करने वाले विभाग जैसी प्रशासनिक एजेंसी आती है। इसमें आप बोल सकते हैं कि उसका उनका जो लक्ष्य होता है, राष्ट्र निर्माण होता है, मानव संसाधन निर्माण होता है, सामाजिक वंचना को दूर करना होता है, इत्यादि इत्यादि। और यह समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके संबंध में मुख्य मुद्दा इनके कार्य निष्पादन की संस्कृति से होता है, जिससे समाज के वंचित वर्गों तक इनकी पहुंच आसान होती है।
यह वर्ग राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों को लेकर भी बहुत जागरूक नहीं है, अतः उन तक प्रभावी प्रशासन की पहुंच, लोक सेवकों की विकास की के प्रति व्याख्या के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ समर्पण में आवश्यक रूप से संबंधित हो जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बात करें, उनका कहना था, उनका क्या कहता है कि हमको प्रतिबद्ध प्रशासन की आवश्यकता है जो संविधान के प्रस्तावना के मूल्यों के प्रति क्या हो, प्रतिबद्ध हो, और यही प्रतिबद्धता और समर्पण ही लोक सेवा के प्रति लोगों में विश्वास और साख उत्पन्न करता है, जिससे वे राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाकर राष्ट्र को विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट।